हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अनेक मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने विवाह एवं परिवार की उत्पत्ति को समझाने के लिए अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक में समाजशास्त्री प्लेटो, अरस्तु आदि प्रमुख हैं। इन्होंने प्राचीन ग्रीक, रोमन और यहूदी परिवारों का उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश की कि परिवार का जो आदिम स्वरूप था वह पितृसत्तात्मक था। और 1861 में सन हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों का अध्ययन करके इसके आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का जो प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक था बल्कि पितृस्थानीय और पितृवंशीय भी था। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन वर्तमान में विभिन्न स्थानों पे हुए शोध कार्य में यह पता चला कि यह सिद्धांत कुछ स्थानों पर ही लागू होते हैं। यह सिद्धांत एक क्षेत्र विशेष के लिए सही हो सकता है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से इसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती, क्योंकि कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आदिकाल से ही मातृसत्तात्मक रही हैं और वे कभी भी पितृसत्तात्मक नहीं थी। और उनमें से ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत और विश्व के कई जनजातियों में पाए जाने वाले मातृसत्तात्मक परिवार के आधार पर ये बात कही गई। दूसरा सिद्धांत है यौवन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक में मार्गन, फ्रेजर, ब्रिफाल्ट आदि विद्वान प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने इस सिद्धांत में यह माना है कि प्रारंभ में विवाह और परिवार जैसी संस्था थी ही नहीं और समाज में कामाचार का पशुओं की तरह ही मनुष्यों में भी पाया जाता था। और इसे स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने कई जनजातियों में त्योहारों के अवसरों पर स्वेच्छाचार यानी पत्नी विनियम, पत्नी उधारी देना और वर्णात्मक स्वजन शब्दावली, अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना आदि प्रमाणों का सहारा लिया। लेकिन कई विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि कभी कभी हमें तो पशुओं में भी यौन साम्यवाद नहीं देखने को मिलता है, यानी कामाचार पशुओं में भी नहीं पाया जा रहा है, तो फिर विकसित प्राणियों में कामाचार कैसे पाया जाता होगा? यौवन साम्यवाद कैसे हो सकता है? इस बात का खंडन करते हुए और साथ ही विद्वानों ने कहा कि जो पत्नी अतिथि सत्कार और बाकी जो यौवन स्वेच्छाचार का उदाहरण दिया विद्वानों ने, वे सिर्फ कुछ ही त्योहारों और विशेष अवसरों पे ही होते हैं। ये हमेशा नहीं पाए जाते हैं जनजातियों में। और कई विद्वानों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में कुछ जनजातियां हैं जिनमें समूह विवाह पाए जाते हैं, लेकिन समूह विवाह होने के बावजूद भी वहाँ पे यौवन साम्यवाद नहीं पाया जाता है। कामाचार की जो प्रचलन है वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे भी सभ्यता के साथ ही देखा जाता है यौवन संबंध को। और विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर समाज में पहले यौवन साम्यवाद होता तो माताजी, दादी और पड़ोसियों के लिए भी दादी जी जैसे जो शब्द प्रयोग होते हैं वे नहीं होते। समान आयु के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भाई बहन जैसे जो शब्द बनाए गए हैं वो नए नहीं हैं, ये आदिकाल से चले आ रहे हैं, तो ये शब्द नहीं होते अगर शुरू से ही कामाचार का प्रचलन रहा होता तो। इन शब्दों से स्पष्ट है कि ये शब्द स्नेह और शिष्टाचार के सूचक हैं। तीसरा सिद्धांत है एक विवाह का सिद्धांत। यह सिद्धांत वेस्टर्न मार्ग ने दिया। वेस्टर्न मार्ग यौन साम्यवाद के सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानते और इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये सिद्धांत बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही एक समाजशास्त्री हैं डार्विन, उनका कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के अधिकार और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ। डार्विन के इस मत का वेस्टर्न मार्ग ने समर्थन किया और कहा कि पुरुष स्वभाव से ही शालू है और इसी कारण से वह स्त्री पर संपत्ति की भांति अपना एकाधिकार चाहता था। इसीलिए अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को जब सामाजिक स्वीकृति मिल गई तो वह एक विवाह की प्रथा के रूप में बदल गई, यानी एक विवाह जो प्रचलन है इस तरह से समाज में आया। वेस्टर्न मार्ग का कहना है कि मनुष्य ही नहीं बल्कि कई प्रकार की चिड़ियों, छोटी पूंछ वाले बंदरों, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदियों में भी एक विवाह का ही प्रचलन है। वेस्टर्न मार्ग के इस सिद्धांत की पुष्टि जुकरमैन तथा मैलोनोवस्की ने भी
किया, यानी इन्होंने इस सिद्धांत को सही माना। मैलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी में इस बात को स्पष्ट कहा है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया और वह परिवार एक विवाही परिवार था। और जो अन्य विवाह प्रथाएं हैं जैसे बहुपतित विवाह, बहुपत्नित विवाह, समूह विवाह आदि तो रोग के रूप में समाज में यदा कदा ही रहे हैं। मैलिनोवस्की लिखते हैं कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। मातृसत्तात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रीफाल्ट ने किया। ब्रीफाल्ट ने मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय परिवारों का उदाहरण देकर यह बताया कि प्रारंभ में यौन संबंध बहुत अधिक निश्चित नहीं थे, इसीलिए स्त्री व पुरुष की तुलना में माता और पुत्र के संबंध अधिक घनिष्ठ पाए जाते थे। पुरुष तो शिकार की खोज में बहुत दूर चला जाता था और रास्ता न याद आने पर लौटकर नहीं आ पाता था। ऐसी स्थिति में संतान के लालन पालन और भरण पोषण का सारा जो दायित्व होता था वो माता पे आ जाता था। अतः परिवार में माता का अधिकार और महत्व बढ़ता गया। स्त्री ने ही पुरुष को अपने प्रेम बंधन में बांधकर उसका हाथ पकड़कर उसे परिवार में बसाया और वह परिवार मातृसत्तात्मक था। इस विद्वानों का मानना है कि कृषि के विकास ने आर्थिक क्षमता पुरुषों को सौंप दी, जिसके फलस्वरूप पितृसत्तात्मक परिवार का विकास हुआ। कई विद्वानों ने ब्रीफाल्ट के सिद्धांत का समर्थन किया, जैसे बैकफोन तथा टायलर ने, लेकिन प्रत्येक स्थान की जो भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां ने भी परिवार की विभिन्न रूपों को जन्म दिया। इसीलिए मातृसत्तात्मक परिवार ही प्रारंभिक रूप में रहा होगा, ऐसा कहना उचित नहीं है। पांचवा सिद्धांत है उद्विकासीय सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक में बैकफोन मुख्य है। मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। बैकफोन ने परिवार के उद्विकास क्रम को इस प्रकार में बांटा है, जैसे पहला है, प्राथमिक अवस्था में मानव का जो पारिवारिक जीवन था वो निश्चित नहीं था। इस समय कामाचार की स्थिति थी, इसलिए समूह की किसी भी जाति किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाते थे, लेकिन समूह के सभी पुरुषों से संरक्षण की जो अपेक्षा की जाती थी यह परिवार के आदिकाल का स्वरूप था। इसमें यह स्पष्ट किया गया है प्रथम चरण में कि कामाचार के कारण जब समूह आपस में रहते थे तो जो स्त्री और बच्चे होते थे वो समूह के सभी पुरुषों के ऊपर उनका दायित्व होता था उनका संरक्षण करने का। तो ये पहली स्थिति थी जो आदिकाल में पाई जाती थी परिवार की। दूसरी स्थिति में कहा गया है कि समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन हुए और परिवार का जो स्वरूप था वो बदल गया। इस समय भरण पोषण की पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होने लगे लोग, और इसीलिए इस समय स्त्री अधिक कमज़ोर थी क्योंकि कठोर श्रम करके जीवन यापन करना पड़ता था। अतः बालिका वध की प्रथा प्रचलित थी इस समय, जिससे समाज में पुरुषों की अधिकता और स्त्रियों की कमी थी। इस कमी के कारण ही बहुपत्नी प्रथा ने जन्म लिया। तीसरे चरण में बताते हैं विद्वान कि जब मनुष्य ने कृषि अवस्था में अपना कदम रखा और जीवन जीने के लिए जो साधन थे वो अधिकता के साथ मिलने लगे तो बालिका वध बंद होने लगा। कृषि के लिए अधिक श्रम की ज़रूरत पड़ने लगी, इसीलिए श्रम शक्ति को जुटाने के लिए एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करने लगा। केवल भोजन, वस्त्र और मकान देने से पुरुषों को स्त्रियों से सस्ता श्रम आसानी से मिल जाता था। इसीलिए इस समय स्त्रियों को अधिक रखना समाज के प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य का प्रतीक माने जाना लगा। मतलब इस समय इस कृषि के कारण ही स्त्रियों की स्थिति जो है वो ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के रूप में बदल गई। चौथे चरण में विद्वान लिखते हैं कि सभ्यता का उदय और संस्कृति के विकास के साथ साथ विवाह एक और परिवार से संबंधित विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्त्रियों ने समाज में जो अधिकार थे उनको मांगना शुरू किया, अपने अधिकारों को रखा और समाज में एक विवाह परिवार अस्तित्व में आया इससे।
और यह सबसे ज़्यादा प्रचलन में होने लगा। यानी कि जब स्त्रियों को यह महसूस हुआ कि अब हम भी समान अधिकार के हकदार हैं, तो उन्होंने एक विवाह जैसे जो प्रचलन थी वो समाज में लाया। बुद्ध विकास शास्त्रियों के हिसाब से इस उद्विकासीय सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए विश्व के अनेक आदिम समाजों का अध्ययन कर विद्वानों ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के क्रम में मातृसत्तात्मक परिवार को आदिम परिवार के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। वैसे आपको क्या लगता है, विवाह और परिवार की उत्पत्ति में इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे सटीक होगा? कमेंट कीजिएगा।